हाल ही में 19वें एशियन खेलों में 50 मीटर राइफल में एकल स्वर्ण पदक किसने जीता? तो अभी जो होंगजू में चल रहे हैं एशियन गेम्स, वहां पर हमारे इंडिया से सिफत कौर सामरा जो है, इन्होंने 50 मीटर राइफल में इंडिविजुअली गोल्ड जीता है। सिफत कौर। और इसी के साथ इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड भी क्रिएट कर दिया है, दैट इज द 469.6। ये शूटिंग रेंज होती है। स्कोर स्कोर किस बेस पे मिलता है? हाँ भाई, डर। स्कोर किस बेस पे मिलता है? लाइक कि ये रिकॉर्ड जैसे इन्होंने किया क्रिएट, तो स्कोर किस बेस पे मिलता है? हाँ हाँ, ठीक है। हाँ, जो बोर्ड लगा रहता है बेसिकली, जिस पे वो शूट करने होता है, निशाना लगाना होता है, उसकी रेंज होती है, ये स्कोर होता है ना। तो ये इनका वर्ल्ड रिकॉर्ड है कि 469.6 का स्कोर इन्होंने या इंडिविजुअल राइफल में, ठीक है। और फीमेल है सिफत कौर सामरा, ठीक है। 50 मीटर में इन्होंने गोल्ड जीता है। और देखो जो ग्रुप में जीता था, ग्रुप में हमने कल नाम बताए थे, 3 लोग थे, वो 4-5 लोग थे, उनका ग्रुप में था, ठीक है। तो दो तरह का होता है, एक सिंगल होता है, एक ग्रुप होता है, तो इन्होंने सिंगल में जीता है। इससे पहले जो हमारी शूटर है मनु भाकर, उन्होंने 25 मीटर में जीता था। 50 मीटर बहुत बड़ी दूरी होती है। कितना होता है 50 मीटर? ये होगा यहाँ से यहाँ तक, कितना होगा? नहीं, दूर दूर होता है ना। 50 मीटर में जीता है, ठीक है। तो ये है, ये हाँ, वही तो मैं कह रही हूँ, 50 मीटर कितना होता है, ये तो बहुत कम होगा, कितना होगा मीटर में? मुझे देखने से भी अंदाजा नहीं लग रहा ये, मुश्किल से है ना। तो इतना ही है। 50 मीटर में जीता है इन्होंने। राइफल तो तुम्हें बताइए, राइफल की रेंज तो सही रहती है, पिस्टल की कम रहती है, राइफल की फिर भी सही रहती है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन तुमको पता होना चाहिए, और ये मैंने भी नहीं देखी, मुझे भी बता देना कौन सी है। हाल ही में किस भारतीय फिल्म फिल्म को ऑस्कर 2024 बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फिल्म के लिए चयनित किया गया है? 2018 एवरीवन इज हीरो देखी है? 2018 किस बारे में है? इसका मैं 2018 फिल्म का नाम है, साउथ मूवी है। 2018 एवरीवन इज हीरो, और मेरे ख्याल से ये फ्लड पे बेस्ड है, ठीक है। 2018 जो मूवी है, ये मलयालम मूवी है बेटा। इसको ऑस्कर में एंट्री मिली है, और होप कि आरआरआर की तरह ये भी, इसको भी मिल जाए। मलयालम। मलयालम किसे कहते हैं बेटा? केरला, है ना, केरला में बोली जाती है ना ये लैंग्वेज मलयालम। तो केरला में, ये केरला फ्लड से रिलेटेड है, आई थिंक सो, नॉट श्योर। यस, हाँ। केरल में जो अगस्त 2018 में फ्लड्स आए थे, उन फ्लड पे रिलेटेड है 2018 एवरीवन इज हीरो। और ये अभी स्ट्रीम हुई थी मूवी, मलयालम मूवी है, और इसको ऑस्कर में एंट्री मिल गई है, ठीक है। हाँ, ऑस्कर में एंट्री मिली है बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फिल्म के लिए। लेकिन बेटा ऑस्कर में एंट्री मिलना और ऑस्कर जीतना दो अलग चीजें हैं। एंट्री मिल गई है, इट मीन्स कि इस मूवी को वहां पर और जो मूवी इसके साथ में होंगी उनसे compete करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि फॉर आरआरआर की हम बात करते हैं। कौन से? 2024 तो अभी आया भी नहीं। जो अब होंगे उनको, उनके लिए है, रेगुलर आके क्लास ले सकते हो, डिस्टेंस वाले।
गलत बात है। तुम लोग प्रोटेस्ट करो, अब जाके धरना दो। चलो तो ठीक है, 2018 को हम कहाँ थे? एंट्री मिलना और जीतना अलग अलग चीजें हैं, तुमको पता ही है। कोई फिल्म नॉमिनेट होना और वो उसको अवार्ड मिलना दो अलग चीजें हैं। अब ये ऑस्कर में जाएगी तो इसे और दूसरी मूवी के साथ कम्पिटिट करना पड़ेगा। उसमें से वो जो ज्यूरी उनकी होती है ऑस्कर की, वो सिलेक्ट करेगी कि देना किसको है। ठीक है, फॉर इंस्टेंस अगर हम आरआरआर की बात करते हैं तो आरआरआर के साथ और भी अदर मूवी थी बेटा, जो कि सॉन्ग के लिए बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग के लिए मिला था ना, तो और भी सॉन्ग थे। लेकिन आरआरआर उस सारी कैटेगरी में फिट बैठा। अगर ये उस कैटेगरी में फिट बैठती है तो इसे मिल जाएगा। बट यही हमारे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि हमारे जो रीजनल सिनेमा है, फॉर इंस्टेंस हमारा साउथ इंडियन सिनेमा जो है, वो इतना ग्रो कर रहा है कि इनकी मूवी जो है वो ऑस्कर में भी जा रही है। ठीक है, और साउथ इंडियन सिनेमा इज नॉट कि दिस इज नॉट पार्ट ऑफ इंडिया, दैट इज पार्ट ऑफ इंडिया। और ये फॉर एवरी इंडियन दिस इज अ प्राउड मोमेंट कि हमारी मूवी जो रीजनल मूवीज है, रीजनल लैंग्वेज में जो मूवी बन रही है अपार्ट फ्रॉम हिंदी, वो रिकॉग्निशन उनको मिल रहा है एट दी ग्लोबल लेवल। ठीक है, तो ये याद रखना किसको मिला है ऑस्कर। मिला नहीं है मतलब नॉमिनेट किया गया, चयनित किया गया 2018, एवरीवन इज हीरो। और ये बेटा केरल में अगस्त 2018 में जो फ्लड्स आई थी, जो बाढ़ उस समय आई थी, ये उस पर रिलेटेड है, ये फ्लड से रिलेटेड है। नेक्स्ट है, हाल ही में प्ले स्टोर की तर्ज पर इंडस ऐप स्टोर लॉन्च किया गया। बेटा जैसे हमारा प्ले स्टोर होता है ना, जिसमें से हम ऐप वगैरह डाउनलोड करते हैं अपनी, सेम ऐसे ही इंडस प्ले स्टोर लॉन्च किया गया है। ये हमारे इसी में ही आ जाएगा, मतलब फोन में ही। हाँ, तो जो वॉलमार्ट बैग्ड फिनटेक कंपनी है फोन पे, इसने इंडस ऐप स्टोर डेवलपर प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है। और ये किसके लिए है? गूगल प्ले स्टोर को चैलेंज करने के लिए। ठीक है, क्योंकि बेटा देखो सभी फोन में हमारे पास सिर्फ एक ही प्ले स्टोर होता है, दैट इज गूगल प्ले स्टोर। तो इसको चैलेंज करने के लिए फॉर इंस्टेंस इन्होंने बनाया है इंडस ऐप स्टोर। फोन पे किसकी कंपनी है? यूएस है या कहाँ की कंपनी है फोन पे? तुम्हें पता है फोन पे कहाँ का है? इंडिया का ही है ना फोन पे? हाँ, तो इंडिया का है इसलिए। हाँ, ये हमारा लॉन्च हुआ है इंडस ऐप स्टोर। और इसके साथ साथ मतलब ये किससे रिलेटेड है? जैसे कि गूगल प्ले स्टोर होता है, सेम ऐसे इंडस प्ले स्टोर होगा। और दिस इज टू काउंटर द प्ले स्टोर, गूगल प्ले स्टोर को काउंटर करने के लिए कि इसकी जो मोनोपोली है वो। और ये किसने लॉन्च किया? फोन पे ने। और फोन पे किसकी कंपनी है? ये वॉलमार्ट की है, वॉलमार्ट से लिंक्ड है, वॉलमार्ट। ठीक है, ये लॉन्च किया गया है, इसको याद रखना किसने किया है। और इसमें बेटा ऐप स्टोर में आपको अराउंड 12 लैंग्वेजेस में मिलेगा, ये 12 लैंग्वेजेस में मिलेगा। ठीक है, ये है एफिकेसी देखी जाती है कि भाई ये कितना एफिशिएंट रहेगा नहीं रहेगा। बट हाँ, ये लॉन्च हुआ है तो इसे तुमको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो। हाल ही में इंडिया स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव कहाँ आयोजित हुई है? स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव हो, स्वच्छ भारत हो, या स्वच्छता से रिलेटेड कुछ भी हो, वो सब इंदौर में ही होता है। ठीक है, तो अगर ऑप्शन में इंदौर है तो इंदौर ही लगाना आंख बंद करके, क्योंकि इंदौर में ही होती है ये चीजें। ये था, हाँ, स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव। ठीक है, ये स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव लॉन्च हुई है, आयोजित हुई है इंदौर मध्य प्रदेश में। और व्हाट इज द पर्पस बिहाइंड दिस स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव? इसमें कुछ बेटा अवार्ड दिए गए हैं स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव के, जिसमें के 66 विनर्स रहे हैं। और इनको कैसे किस लिए अवार्ड मिले हैं? 66 विनर्स को सम्मानित किया गया है इस कॉन्क्लेव में। और फॉर व्हाट? जिन्होंने स्मार्ट सिटी मिशन में कुछ रिपोर्ट्स बनाई हैं,
यूएन हैबिटेट की, स्मार्ट सिटी विजन, लोकलाइजेशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, इन सब से रिलेटेड इन्होंने 66 विनर्स चूज किए हैं अक्रॉस द कंट्री। हाँ, ऑनर्स। हाँ, हो तो जाएगी, पर ये है फिर उससे ना तुम जॉब का भी तो होना चाहिए ना कुछ। अब तुम कर रहे हो ठीक है, किसी मतलब आप कोर्स आपने डाल रखा है, ठीक है, बैचलर ऑफ आर्ट। बैचलर ऑफ आर्ट तुरंत करने के बाद जॉब क्यों नहीं है भाई? आप यहाँ पे रिसर्च का कुछ क्यों नहीं एस्टेब्लिश कर रहे हैं? जैसे कि बाहर है, अगर आप हिस्ट्री से नॉर्मल बीए ऑनर्स कर रहे हो, आपको किसी भी डिपार्टमेंट में रिसर्चर के तौर पे बुला लेते हैं, हिस्टोरियन के तौर पे बुला लेते हैं। हमारे यहाँ क्या है, बीए करने वालों को तो कुछ इज्जत ही नहीं है। उसके बाद उसे एमए कर लिया, एमए करके समझ लो उसने बहुत बड़ी गलती कर ली, और एमए के बाद उसे कंपटीशन में आना पड़ता है नेट के, ठीक है, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। और नेट का जो टेस्ट है वो हर किसी के बस की बात नहीं है निकालना, ठीक है। लोग कहते हैं कि यूपीएससी यूपीएससी यूपीएससी, नेट का एग्जाम देख लो, यूपीएससी भूल जाओगे। नेट का एग्जाम ऐसा आता है। तो इसलिए अगर कर रहे हैं ये लोग, इनको 4 साल का भी करना है, तो फिर उसमें जॉब अपॉर्चुनिटी बाहर रखो, कि बच्चा अगर निकले 4 साल बाद तो उसे ऐसा फील ना हो कि उसके साथ धोखा हो गया, है ना। बिल्कुल, कुछ तो ऐसा हो कि बच्चा 4 साल बाद निकल रहा है तो उसको जॉब सिक्योरिटी तुरंत मिले। ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना। वही है, इसलिए मैं कह रही हूँ जाना मत उसमें, मास्टर्स में आर्ट्स में मत जाना फिर। तो और तुम्हें तुम्हारा मन बिजनेस में है तो जाना बिजनेस में, ठीक है। तो ये लॉन्च हुआ है स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव इंदौर में, याद रखना। चीफ मिनिस्टर माइनॉरिटी, ये मैंने ठीक से नहीं लिखा क्या, माइनॉरिटी एंटरप्रेन्योर स्कीम कहाँ लॉन्च की गई है? ये बेटा बिहार में लॉन्च की गई है माइनॉरिटीज के लिए, ठीक है। और इस स्कीम के बारे में बता रहे हैं कि इनको किसने लॉन्च किया है। ये चीफ मिनिस्टर वहां के कौन है? नीतीश कुमार। और नीतीश कुमार ने ये स्कीम लॉन्च की गई है। और इस एंटरप्रेन्योर स्कीम के लिए 100 करोड़ इन्होंने रिलीज किए हैं बजट से, ठीक है, कि 100 करोड़ इस स्कीम के लिए अप्लाई होंगे। कि क्यों, इसमें क्या होगा, जो माइनॉरिटी से है उनको 10 लाख के करीब दिए जाएंगे इंडस्ट्री सेट करने के लिए, ठीक है। इसमें क्या है कि 10 लाख जो माइनॉरिटीज से बिलोंग करते हैं पर्सन, उनको दिए जाएंगे कि आप इंडस्ट्री अपनी सेटअप करो। तो ये वो नेक्स्ट देखो, हाल ही में 13th इंडो पैसिफिक आर्मी चीफ कॉन्फ्रेंस कहाँ आयोजित हुई है? ये अभी रिसेंटली इंडिया में हुई है बेटा, आर्मी चीफ कॉन्फ्रेंस। हमारे कौन है अब आर्मी चीफ? ये पता होना चाहिए। आर्मी आर्मी चीफ कौन? देखो, ये जो है 13 इंडो पैसिफिक आर्मी चीफ कॉन्फ्रेंस हुई है 26 से लेके 26 से लेके 27 सितंबर तक ये हुई है। और इसमें इंडो पैसिफिक यानी कि अनदर कंट्री के, यूएस की आर्मी के चीफ भी आए हैं, ठीक है। हमारे कौन है आर्मी के चीफ? नाम याद है तुम लोगों को? हमारे आर्मी के चीफ है जनरल मनोज पांडे, ठीक है। अपने आर्मी के चीफ कौन है? जनरल, ऐसे याद रखना, मनोज पांडे, जनरल मनोज पांडे आर्मी चीफ है ये बेटा, नाम पूछ लिया जाता है इसलिए पता होना चाहिए। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह हो गए, आर्मी चीफ हो गए हमारे मनोज पांडे, ठीक है, मनोज पांडे। और उसके साथ साथ बांग्लादेश के आर्मी चीफ को भी बुलाया था, एसएम सैफुद्दीन। और यूएस से भी आए थे, ठीक है, हवाई से, यूएस से, वहां से भी आए थे, ठीक है। और ये क्यों आए थे, क्यों इन्होंने किया है इंडो पैसिफिक आर्मी चीफ कॉन्फ्रेंस? तो जो इंडो पैसिफिक है, इंडो पैसिफिक नाम पहले समझ लो क्या है। इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन में जो कंट्रीज हैं उनका ये एक कॉन्फ्रेंस हुआ है, जिसमें वहाँ की कंट्रीज भी आई हैं। हमारी कंट्री इंडो इंडो पैसिफिक, ऑब्वियसली इंडिया तो है इंडियन ओशन में, तो उनकी कंट्रीज मिलकर के क्या करती है, आर्मी बातें करती है। क्यों?
टू प्रोटेक्ट द टेरिटरी ऑफ ईच अदर। ठीक है, वॉर के टाइम में या कोई भी किसी भी तरह का खतरा अगर आता है तो सारी कंट्री जो है ये एक दूसरे को प्रोटेक्ट करेंगे। ठीक है, और ऐसे ही चलता है। ठीक है, नेक्स्ट है चीफ का नाम याद रखना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। गुजरात में कौन से पौधे को उगाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है? देखो ये बहुत अजीब सी बात हुई है। एक पौधा है, इसका नाम है ये कैनोकार्पस। कैनोकार्पस जो है इस पे अभी हाल ही में प्रतिबंध लगा दिया गया है। और क्यों लगाया है ये देखो तुम। क्यों लगाया जा सकता है प्रतिबंध किसी पौधे पर? हाँ, एक तो या तो वो ड्रग हो और कोई रीजन, जहरीला होगा। हाँ, तो इस पौधे की खास बात मैं तुम्हें बताती हूँ। इस पौधे का जो फूल है उसमें कुछ पोलन ग्रेन है। पोलन ग्रेन देखे है ना, परागकण होते हैं उसमें। जो पोलन ग्रेन होते हैं इनसे रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो रही है और इनकी रूट से जो पाइपलाइन है वो फट गई। उनसे पाइपलाइन जो है उनको नुकसान हो रहा है। क्या हो रहा है कि ये पौधे हैं वो पेड़ बन जाता है और उसकी जड़ें जो है नीचे जा रही है अंडरग्राउंड पाइपलाइन भी है। तो इनकी जो जड़ें हैं पाइपलाइन को क्या कर रही है, नुकसान पहुंचा रही है, डैमेज क्रिएट कर रही है। अब तुमको पता है पाइपलाइन फिर हर जगह थोड़ी ना खोदते फिरेंगे, तो इन्होंने बैन ही लगा दिया इस पौधे पे कि उगाना ही बंद कर दो। ये मतलब म्यूनिसिपैलिटी भी इस पौधे को नहीं लगाएगी, नॉर्मल इंडिविजुअल भी कहीं सड़क के किनारे कहीं भी ये पौधा नहीं लगाया जा सकता। ठीक है, तो कैनोकार्पस को गुजरात गवर्नमेंट ने तो बैन अभी किया है बेटा, तेलंगाना गवर्नमेंट ने पहले ही बैन कर रखा है इसको। ठीक है, ये वाला पौधा मैनग्रोव प्लांट है। मैनग्रोव मतलब ये ऐसी जगहों पर उगता है जहां पर मार्शी कंडीशन हो, यानी कि सी और लैंड आपस में मिल रहे हो और उसके बीच में ये यहाँ पे थ्राइव करता है। लेकिन इसको अब उगाने से मना कर दिया गया है। ठीक है, तेलंगाना गवर्नमेंट ने पहले कर दिया था बैन और गुजरात गवर्नमेंट ने अभी कर दिया था। दो ही कारण बताए हैं कि इसके पोलन ग्रेन से एक तो सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो रही है और उसके साथ साथ पाइपलाइन को नुकसान कर रहा है पौधा। नेक्स्ट है कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ स्थित है? तो बेटा कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है ये बिहार में स्थित है और ये सेकंड टाइगर रिजर्व बना है अभी अभी बिहार में। देखो जो टाइगर रिजर्व्स होते हैं वो हर किसी स्टेट में टाइगर रिजर्व्स नहीं है। ठीक है, तो बिहार में जो है अभी सेकंड टाइगर रिजर्व मिला है बिहार को। तो अभी घोषणा हुई है कि कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है इसमें दूसरा टाइगर रिजर्व बनाया जाएगा। इट मीन्स के यहाँ पे टाइगर्स को रखा जाएगा और ये भी प्रोजेक्ट टाइगर का पार्ट बन जाएगा। ठीक है, पहला जो टाइगर रिजर्व मिला हुआ है बिहार को वो है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। ठीक है, नेक्स्ट है हाल ही में ई स्पोर्ट किन खेलों में सम्मिलित किया गया? बेटा ई स्पोर्ट तुमने सुना ही होगा, ई स्पोर्ट वीडियो गेम। तो जो होंगजू में वो हो रहे हैं एशियन गेम्स, होंगजू में जो एशियन गेम्स हो रहे हैं उसमें वीडियो गेम भी सम्मिलित किया गया है कंपटीशन के लिए। यस, तो ये याद रखना ई स्पोर्ट अभी हाल ही में होंगजू में जो एशियन गेम्स चल रहे हैं चाइना में 2023 में ई स्पोर्ट को शामिल किया गया है। और ई स्पोर्ट क्या है? दिस इज ऑर्गेनाइज्ड कॉम्पिटिटिव वीडियो गेमिंग। ऑर्गेनाइज्ड कॉम्पिटिटिव वीडियो गेमिंग जो है उसमें इसको शामिल किया गया है। इट मीन्स के अब जो वीडियो गेम खेलना जो है दैट इज नॉट वर्थलेस, आप ओलंपिक के लिए भी क्वालिफाई कर सकते हो। मतलब ई स्पोर्ट शामिल कर भाई, ये भी तो एक कला ही है वीडियो गेम। ठीक है, बट हाँ ये बात अलग है कि कुछ बच्चे जो है इसके एडिक्ट हो जाते हैं, वो बात अलग है, बट इट्स अ काइंड ऑफ आर्ट। ठीक है, तो ये भी एशियन गेम्स में शामिल कर लिया गया। अब नेक्स्ट है FSSAI। FSSAI फूड सेफ्टी सिक्योरिटी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसका नाम यही है फूड सेफ्टी। सबका नाम याद रहता है लेकिन कभी कभी क्या होता है हम खुद कंफ्यूज हो जाते हैं। हाँ, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। हाल ही में चर्चा में इसकी स्थापना कब हुई थी? तो क्यों चर्चा में? FSAI तो जो है तुमने सुना होगा, आपके जो डिब्बे होते हैं किसी भी फूड के, चिप्स से लेकर के
जो भी लिकर हो या कुछ भी हो, सब पे एक साइन रहता है FSSAI। वो लाइसेंस लेना जरूरी है। अगर आप कोई भी खाने से रिलेटेड चीजें बना रहे हैं, चाहे अचार हो या कुछ भी हो, कुछ भी बना रहे हो, तो आपको वो लाइसेंस लेना जरूरी है। ये लाइसेंस आपके इस बोतल पे भी आता है, जो ये बोतल होती है सॉफ्ट ड्रिंक्स वाली, ठीक है, कोल्ड ड्रिंक्स वाली, तो कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह में भी ये आता है। क्या क्या डिनोट करता है, क्यों लेते हैं FSSAI का लाइसेंस? FSSAI एक स्टैंडर्ड सेट किए हुए हैं कि उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट में आप कितना केमिकल यूज कर सकते हो, कितना आप सोडियम यूज कर सकते हो, कितना ऑयल, और कितना उसमें शुगर यूज हो सकता है। परमिसिबल लिमिट होती है। अभी FSSAI ने ये कहा है कि जो भी वेंडर्स सड़क के किनारे या कहीं भी स्ट्रीट फूड बेचते हैं और न्यूज़पेपर का यूज करते हैं, वो ठीक है, खाने में जैसे प्लेट में रख के दे देते हैं या फिर उसमें रोटी लपेट के दे देते हैं या कुछ भी, तो वो बिल्कुल बैन करने के उसमें है। फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने कहा है कि न्यूज़पेपर स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक है, क्योंकि न्यूज़पेपर की जो प्रिंटिंग होती है पेपर में, उसमें लेड भी होता है, नाइट्रेट भी होता है और अदर केमिकल भी होते हैं, जो कि हमारी जो हेल्थ है उसके लिए हानिकारक है। तो उन्होंने कहा कि न्यूज़पेपर में स्ट्रीट वेंडर खाना वगैरह देना बंद कर दें, क्योंकि बेटा शॉप वगैरह में तो पहले से ही बंद है, वहां तो वो देते नहीं है, ठीक है। तो ये कब बना था? 2008 में इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ है और इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। और क्यों बना था? जस्ट टू सेट द स्टैंडर्ड फॉर द फूड सेफ्टी, ठीक है, फूड सेफ्टी के लिए स्टैंडर्ड सेट करना कि कितनी परमिसिबल लिमिट में उसमें सॉल्ट, शुगर और ऑयल प्रोडक्ट्स होने चाहिए, ठीक है। तो दिस इज डन। ये चीजें सारी याद रखने वाली हैं।